मुझे आपकी याद आती है पापा। बारिश में भीगे हुए अपने बेटे की कब्र के सामने विक्रम सिंह राठौर ने उस सच्चाई का सामना किया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। मरे हुए बेटे की कब्र के सामने बिना छाते के बारिश में भीगता हुआ एक लड़का फूल रख रहा था। उस अजनबी बच्चे के चेहरे पर दुनिया छोड़ चुके बेटे की आंखें हूबहू वैसी ही थीं। राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के तौर पर 40 साल तक सत्ता के शिखर पर रहने वाला वह आदमी उस पल सिर्फ एक कांपते हुए हाथों से बारिश में भीगी चिट्ठी पकड़े घुटनों पर बैठा एक दादा था। लेकिन विक्रम को अभी तक पता नहीं था यह मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी। 12 साल पहले उसने अपनी ताकत से जिस औरत की जिंदगी को कुचल दिया था, पिता के प्यार के नाम पर जिन दो लोगों की तकदीर को अलग कर दिया था, और बेटे की रहस्यमयी मौत के पीछे छिपा चौंकाने वाला सच, सब कुछ उस लड़के से जुड़ा हुआ था। अब एक आदमी के अहंकार की कीमत और बहुत देर से आए प्रायश्चित की कहानी शुरू होती है। बारिश में भीगा हुआ वह स्मारक उद्यान हमेशा की तरह शांत था। बारिश की बूंदों की कब्र के पत्थर से टकराने की आवाज ही खामोशी को भर रही थी। जिंदा इंसानों के कदमों की आहट बहुत कम सुनाई देती थी। विक्रम सिंह राठौर ने काले छाते के सहारे धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियां चढ़ीं। 60 साल की उम्र में भी उनका शरीर मजबूत था, लेकिन आज उनकी पीठ कुछ ज्यादा ही झुकी हुई लग रही थी। राठौर ग्रुप के चेयरमैन का पद यहाँ बेमानी था, यहाँ वह सिर्फ एक बेटे को खो चुका बाप था। रोहन की कब्र पहाड़ी के बीच में थी। काले ग्रेनाइट का एक सादा सा पत्थर बारिश में भी शान से खड़ा था। विक्रम कुछ कदम दूर ही रुक गए। वहां कोई था। बेटे की कब्र के सामने एक छोटा सा साया झुका हुआ बैठा था। बिना छाते के बारिश में भीगते हुए घुटनों के बल बैठकर वह बहुत सावधानी से कुछ रख रहा था। वह करीब 10 साल का एक लड़का था। विक्रम का दिल धक से रह गया। रोहन की कब्र पर बहुत कम लोग आते थे। कंपनी के लोग भी साल में 1-2 बार ही आते थे, लेकिन इस बारिश वाली दोपहर में एक छोटा बच्चा अकेले यहां धीरे धीरे करीब आते विक्रम के कदमों की आहट भी उस लड़के ने नहीं सुनी। उसका पूरा ध्यान कब्र के पत्थर के सामने रखे फूलों को ठीक करने में लगा था। सफेद गुलदाउदी के कुछ फूल उस लड़के के छोटे हाथों से संवारे जा रहे थे। पापा, कांपती हुई आवाज बारिश की आवाज के बीच सुनाई दी। विक्रम के कदम जम गए। अभी उसने क्या कहा? पापा? क्या यह लड़का रोहन को? लड़का अभी भी विक्रम की मौजूदगी से अनजान अपनी ही धुन में बोलता रहा। आज स्कूल में पापा के बारे में बात हुई थी। माँ ने यहां आने से मना किया था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। आवाज तो बच्चे की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे कोई दुख को निगलने का आदी हो। विक्रम सांस रोके वहीं खड़ा रहा। न तो वह आगे बढ़ सकता था और न ही पीछे हट सकता था। लड़के ने हाथ से कब्र के पत्थर को सहलाया। मुझे लगा आपको ठंड लग रही होगी, बारिश भी हो रही है। उसी पल हवा का एक तेज झोंका आया। विक्रम का छाता जोर से हिला और उनके कपड़े फड़फड़ाए। हवा के साथ आई आवाज से लड़का छौंक कर पीछे मुड़ा। दोनों की नजरें मिलीं। विक्रम के हाथ से छाता लगभग गिर रहे ही गया था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांसें रुक गईं। लड़के का चेहरा साफ दिख रहा था। बारिश में भीगे बाल माथे पर चिपके हुए थे। उनके बीच से साफ गहरी आंखें, लंबी पलकें, छोटी लेकिन तीखी नाक, और सबसे बढ़कर उसकी आंखों की चमक, साफ लेकिन कहीं न कहीं उदास। वह रोहन था। 25 साल की उम्र में जब उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और पहली बार कंपनी में आया था, वही चेहरा उस लड़के के चेहरे पर अंकित था। इसे महज इत्तेफाक का कहना बहुत मुश्किल था। माथे की बनावट, होठों का घुमाव, कानों का आकार, सब कुछ एक जैसा था। आप कौन हैं? लड़के ने शक भरी नजरों से पूछा। उसका छोटा सा शरीर थोड़ा पीछे हट गया। एक अजनबी के सामने वह स्वाभाविक रूप से दूरी बना रहा था। विक्रम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। आवाज ही नहीं निकल रही थी। क्या कहें? पूछें कि तुम कौन हो, या पूछें कि तुमने रोहन को पापा क्यों कहा? लेकिन कुछ भी मुंह से नहीं निकला। लड़का विक्रम की तीखी नजरों से शायद असहज हो गया था और तेजी से उठ खड़ा हुआ। गीली पैंट झाड़ते हुए वह एक कदम पीछे हटा। मुझे अब जाना होगा। रुको, विक्रम के मुंह से अनजाने में निकल गया। उनका हाथ अपने आप आगे बढ़ गया।
लेकिन लड़का तब तक मुड़ चुका था। उसके छोटे छोटे कदम गीली सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरने लगे। 1 मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम ने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन बारिश में भीगी सीढ़ियों पर उनका पैर फिसला और वह संतुलन खो बैठे। छाते के सहारे मुश्किल से संभलते संभलते लड़के का साया बहुत दूर जा चुका था। रुको, उन्होंने जोर से आवाज लगाई, लेकिन लड़के ने मुड़कर नहीं देखा। उसका छोटा सा शरीर बारिश की बूंदों में धीरे धीरे धुंधला होता गया। विक्रम हांफते हुए वहीं खड़े रहे, उनके घुटने कांप रहे थे। लड़के के पूरी तरह से नजरों से ओझल हो जाने के बाद भी विक्रम काफी देर तक वहीं खड़े रहे। बारिश अभी भी हो रही थी, ठंडी बूंदें उनके चेहरे पर बह रही थीं। धीरे धीरे मुड़कर वह रोहन की कब्र के पास गए। लड़के के रखे हुए सफेद गुलदाउदी के फूल बारिश में भीगकर सिर झुकाए हुए थे। उनके बगल में एक पत्थर के नीचे एक छोटी सी चिट्ठी दबी हुई थी। विक्रम ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। भीगने से लिखावट फैल गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता था। पापा, आपकी बहुत याद आती है। आरव। कागज पकड़े हुए विक्रम के हाथ जोर से कांपने लगे। आरव। लड़के का नाम आरव था और वह रोहन को पापा कह रहा था। विक्रम धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गए। कब्र के पत्थर के सामने बैठकर उन्होंने उस चिट्ठी को सीने से लगा लिया। शरीर की सारी ताकत जैसे चली गई थी। रोहन, यह सब क्या है? गला भर आया। 12 साल पहले रोहन जिस लड़की से प्यार करता था, उसका चेहरा याद आया। अंजलि। एक अमीर घराने की बहू बनने के लायक नहीं, एक साधारण परिवार से होने के कारण विक्रम ने खुद उसे अपने बेटे की जिंदगी से निकाल दिया था। क्या उस वक्त वह लड़की मां बनने वाली थी? क्या रोहन यह जानता था? क्या उनकी जानकारी के बिना उनका पोता पैदा हुआ था? दिमाग में सब कुछ उलझ गया, लेकिन एक बात साफ थी, लड़के के चेहरे पर दिखी वह आंखें महज इत्तेफाक नहीं थीं। खून झूठ नहीं बोलता। विक्रम ने अपना माथा कब्र के पत्थर से टिका दिया। पत्थर की ठंडक त्वचा पर महसूस हुई। मैंने यह क्या कर दिया? उनकी धीमी आवाज बारिश के शोर में खो गई। स्मारक उद्यान अभी भी शांत था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। 12 साल पहले की बसंत कुछ ज्यादा ही गर्म थी। रोहन 26 साल का था। राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वारिस का बोझ अभी उसके कंधों पर नहीं आया था। यह वह दौर था जब उसे लगता था कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद वह अर्बन डिजाइन में मास्टर्स कर रहा था। इंसानों के रहने की जगह बनाना, यही वह काम था जो रोहन दिल से करना चाहता था। रोहन की अंजलि से पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के पास एक छोटी सी आर्ट गैलरी में हुई थी। वह आर्ट कॉलेज के छात्रों की ग्रेजुएशन प्रदर्शनी थी। रोहन अपने आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के लिए कुछ रेफरेंस ढूंढने आया था और एक पेंटिंग के सामने रुक गया। वह एक पुराने मोहल्ले की वाटर कलर पेंटिंग थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे, संकरी गली के बीच से चमकती शाम की धूप। यह सिर्फ एक लैंडस्केप पेंटिंग नहीं थी, उसमें लोगों की जिंदगी झलक रही थी। पेंटिंग पसंद आई आपको? पीछे से आई आवाज पर उसने सिर घुमाया। छोटे बालों वाली, पुरानी जीन्स पहने एक लड़की शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। रंगों से सने हाथ, सहज मुस्कान, साफ आंखें, वह अंजलि थी। क्या यह जगह सच में है? हाँ, हमारे कम्युनिटी सेंटर के पास है। अगले महीने इसे तोड़ दिया जाएगा। अंजलि की आवाज में गहरी निराशा थी। उसने कहा कि वह इन गायब होते नज़ारों को अपनी पेंटिंग्स में कैद करना चाहती है। रोहन का दिल यह सुनकर धड़क उठा। उसने सोचा कि वह जिस अर्बन डिज़ाइन की पढ़ाई कर रहा है वह भी ऐसी ही होनी चाहिए। विकास ज़रूरी है, लेकिन लोगों की जिंदगी और यादों का सम्मान करने वाला विकास। मैं भी आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं भी यही सोचता हूँ। इस तरह दोनों ने बातें शुरू की। अंजलि ने आर्ट थेरेपी में पढ़ाई की थी। उसका सपना था कि वह पेंटिंग के जरिए लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाए। वह मानती थी कि जो दर्द शब्दों में बयां नहीं हो सकता, उसे रंगों और रेखाओं से बाहर निकाला जा सकता है। रोहन आर्किटेक्चर के जरिए लोगों को एक गर्मजोशी भरा माहौल देना चाहता था। दोनों का दिल एक जैसा था, लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। दोनों स्वाभाविक रूप से अक्सर मिलने लगे। अंजलि के माता पिता एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर चलाते थे। जगह छोटी थी, लेकिन वह हमेशा लोगों से भरी रहती थी। जब रोहन पहली बार वहां गया तो अंजलि के पिता ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। अरे,
तुम अंजलि के दोस्त हो, अंदर आओ। हमने अभी समोसे बनाए हैं, साथ में खाओ। आमदनी ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन अंजलि के माता पिता हमेशा मुस्कुराते रहते थे। अंजलि के पिता ने कहा था, बेटा, पैसों से ज्यादा जरूरी इंसान होते हैं। जब इस मोहल्ले के लोग हमारे सेंटर में आकर हंसते बोलते हैं और कुछ नया सीखते हैं, तो वही हमारी असली कमाई है। रोहन को यह बात बहुत अच्छी लगी। राठौर ग्रुप के हेड ऑफिस में ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती थीं। वहां सिर्फ नंबर मायने रखते थे। इंसान तो बस उन नंबरों को बनाने का एक जरिया थे। रोहन इस जगह की गर्मजोशी में खो गया। प्यार इसी तरह गहरा होता गया। एक शाम मरीन ड्राइव पर रोहन ने अंजलि से शादी के लिए पूछा। ढलते सूरज को देखते हुए अचानक दिल में उमड़ी भावनाओं के साथ उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे शादी करोगी? अंजलि हैरान होकर रोहन को देखने लगी। उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं। सच में? हाँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। अंजलि रो पड़ी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जब रोहन ने अपने पिता से कहा कि वह अंजलि से मिलवाना चाहता है, तो माहौल बदल गया। विक्रम कुछ दिनों तक चुप रहे। फिर एक दिन अचानक उन्होंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसे ले आओ, बस एक छोटा सा वाक्य था। रोहन को बेचैनी हो रही थी। पिता की आवाज बहुत ठंडी लग रही थी। राठौर ग्रुप हेडक्वार्टर, 30वीं मंजिल, चेयरमैन का ऑफिस। अंजलि उस आलीशान इमारत के सामने काफी देर तक हिचकिचाती रही। रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। घबराओ मत, मैं हूं ना। लेकिन अंजलि का हाथ ठंडा था और कांप रहा था। चेयरमैन का ऑफिस बहुत बड़ा था। एक विशाल डेस्क, महंगे लेदर के सोफे, दीवारों पर लगे अनगिनत अवार्ड और तस्वीरें, सब कुछ उस पर हावी हो रहा था। विक्रम डेस्क के पीछे बैठकर कोई फाइल देख रहे थे। दोनों के अंदर आने पर भी उन्होंने सिर नहीं उठाया। काफी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने नजरें उठाईं। बैठो, एक आदेश की तरह छोटा सा शब्द। पिताजी, यह अंजलि है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं इससे शादी करना चाहता हूं। विक्रम ने अंजलि को धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी चीज की कीमत लगा रहे हों। नाम क्या बताया? जी, अंजलि। उम्र? 25 साल। माता पिता क्या करते हैं? एक कम्युनिटी सेंटर चलाते हैं। कम्युनिटी सेंटर? विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। क्या उसे कोई बिजनेस कह सकते हैं? कमाई कितनी है? अंजलि का चेहरा लाल हो गया। पिताजी, यह सब जरूरी नहीं है। मैं अंजलि से प्यार करता हूं, रोहन बीच में बोला। प्यार? विक्रम हंसे। प्यार से पेट भरता है क्या, रोहन? विक्रम ने हाथ उठाकर रोहन को रोक दिया और फिर से अंजलि की तरफ देखा। अंजलि जी, आप जानती हैं कि मेरा बेटा कौन है? जी, राठौर ग्रुप का वारिस है, इकलौता वारिस। एक दिन वह इस कंपनी को संभालेगा। विक्रम ने खिड़की की तरफ इशारा किया। ऐसी कंपनी के वारिस की पत्नी बनने का मतलब समझती हैं आप? अंजलि जवाब नहीं दे सकी। एक बड़े बिजनेस घराने की बहू सिर्फ पत्नी नहीं होती, वह कंपनी का चेहरा और इमेज होती है। एक डंक-अप होना चाहिए। परिवार, पढ़ाई, तौर तरीके, जान पहचान, यह सब होना चाहिए। विक्रम की आवाज और ठंडी होती गई। एक कम्युनिटी सेंटर चलाने वाले परिवार की बेटी क्या यह सब कर पाएगी? सच सच बताइए। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम के शब्द चाकू की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। पिताजी, बस कीजिए। रोहन गुस्से में उठ खड़ा हुआ। अंजलि एक बहुत अच्छी इंसान है। क्या यह काफी नहीं है? काफी नहीं है, विक्रम ने साफ मना कर दिया। तुम मेरे बेटे होने से पहले राठौर ग्रुप के वारिस हो। निजी भावनाओं के लिए कंपनी को खतरे में नहीं डाल सकते। खतरा? अंजलि से कैसा खतरा? अगर डंकअप मेल नहीं खाता तो मुश्किलें आती हैं। अंजलि धीरे धीरे उठी। चेयरमैन साहब, आपकी बात सुन ली, मैं अब चलती हूं। अंजलि। रोहन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने सिर हिला दिया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। कोई बात नहीं। अंजलि ने सिर झुकाकर नमस्ते किया और ऑफिस से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही वह गलियारे में गिर पड़ी। पिताजी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैंने सिर्फ सच कहा है। मैं अंजलि से ही शादी करूंगा, चाहे आप मना ही क्यों ना करें। ठीक है। विक्रम की आवाज और भी ठंडी हो गई। तो अपनी मर्जी से करो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना शादी करोगे तो तुम राठौर ग्रुप के वारिस नहीं रहोगे।
कंपनी से भी रिश्ता खत्म समझो। रोहन कुछ नहीं कह सका और इसकी कीमत अंजलि को चुकानी पड़ी। सबसे पहले अंजलि के कम्युनिटी सेंटर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। बिना किसी सूचना के अचानक छोटी छोटी गलतियां निकाली गईं। जुर्माना लगाया गया। रकम काफी बड़ी थी और 1 हफ्ते बाद इससे भी बड़ी मुसीबत आई। मकान मालिक ने नोटिस भेजा। किराया 15,000 रुपये महीने से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया था। अंजलि के पिता मकान मालिक के पास गए, लेकिन मकान मालिक ने बेरुखी से जवाब दिया, नहीं पसंद तो आप जा सकते हैं। अंजलि समझ गई, यह सब महज इत्तेफाक नहीं है। रोहन अपने पिता के पास गया। पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? क्या बात है? अंजलि का कम्युनिटी सेंटर, यह सब आपने ही करवाया है ना? विक्रम ने सहजता से जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखें ठंडी थीं। प्लीज, बस कीजिए। अंजलि के परिवार ने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया? विक्रम ने किताब नीचे रखी। अपनी औकात न समझना ही गलती है। पिताजी, रोहन चिल्लाया, अंजलि ऐसी नहीं है। वह मुझसे सच्चा प्यार करती है। सच्चा? विक्रम हंसे। कितने भोले हो तुम। सब पैसे का खेल है। ऐसा नहीं है तो साबित करो। उस लड़की से कहो कि वह तुम्हें छोड़ दे। अगर वह सच्ची होगी तो छोड़ देगी। रोहन चुप हो गया। पिता के ठंडे और टेढ़े तर्क के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। कम्युनिटी सेंटर टिक नहीं सका। टैक्स का जुर्माना और दोगुना किराया वे नहीं दे सकते थे। आखिरकार उन्होंने सेंटर बंद करने का फैसला किया। मोहल्ले के लोगों का प्यारा ठिकाना वीरान हो गया। अंजलि की मां दिन भर रोती रहीं। अंजलि के पिता रातों रात बूढ़े हो गए। अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को बिखरते हुए देखना पड़ा था। रोहन ने अंजलि से मिलने की कोशिश की, लेकिन अंजलि उससे बचती रही। एक रात रोहन अंजलि के घर के बाहर इंतजार करने लगा। आखिरकार अंजलि आई। अंजलि, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने आया हूं। रोहन, अंजलि की आवाज कांप रही थी। अब हम नहीं मिल सकते। क्या मतलब? हमने शादी करने का फैसला किया था। नहीं हो सकता। अंजलि ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। यह सब मायने नहीं रखता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता। अंजलि की आवाज कांप रही थी। मेरे माता पिता को देखो। उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। अंजलि, तुमसे शादी करूंगी। अंजलि की पूरी जिंदगी की मेहनत, और 1 साल में तो मेरा परिवार और मुश्किल में पड़ जाएगा। अंजलि ने आंसू पोंछे। मुझे पछतावा है कि मैंने उस दिन तुमसे बात की। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। यह कहकर अंजलि मुड़ी और तेजी से घर के अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। रोहन काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, हाथ बढ़ाए हुए, गुमसुम। आसमान से बर्फ गिरने लगी। यह उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। विक्रम ने यह सब अपने गर्म स्टडी रूम में बैठकर रिपोर्ट के जरिए देखा। उन्होंने खुद को समझाया कि यह सब बेटे के लिए है, कंपनी के लिए है। अंजलि से अलग होने के बाद रोहन बदल गया। उसकी हंसी गायब हो गई। दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वीकेंड पर वह अकेले घर पर रहता। मास्टर्स की पढ़ाई भी छोड़ दी। क्या फायदा? रोहन बड़बड़ाता। आखिरकार ताकतवर इंसान ही सब कुछ तय करता है। उसने राठौर ग्रुप के टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया। रोहन चुपचाप काम करता रहा। वह कम बोलने लगा था। 2 साल बीत गए। घर में शादी की बातें होने लगीं। रोहन, अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, कोई अच्छी लड़की देख लो, विक्रम ने कहा। लेकिन रोहन ने सिर हिला दिया। अभी नहीं। कब तक ऐसे रहोगे? उस लड़की को भूल जाओ। विक्रम की आवाज में चिड़चिड़ाहट थी, लेकिन रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 1 और साल बीत गया। एक दिन रोहन को दिल्ली के पास एक नई टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया। साइट का मुआयना करते हुए उसने कुछ अजीब देखा। नींव का काम डिजाइन ड्राइंग के हिसाब से नहीं था। यह काम ऐसे क्यों किया गया है? रोहन ने साइट इंचार्ज से पूछा। साइट इंचार्ज घबरा गया। जी, यह हेड ऑफिस का आदेश था, लागत कम करने के लिए। रोहन ने ड्राइंग फिर से देखी। मार्जिन बहुत कम था। अगर भूकंप या जमीन धंसने जैसी कोई घटना होती तो यह खतरनाक हो सकता था। यह खतरनाक है। काम असली डिजाइन के हिसाब से ही होना चाहिए। रोहन हेड ऑफिस वापस आया और फाइलें खंगालने लगा।
देर रात तक जांच करते हुए रोहन रुक गया। कुछ गड़बड़ थी। मटीरियल खरीद की रकम असल में इस्तेमाल हुए मटीरियल से कहीं ज्यादा थी। बाकी पैसा कहाँ गया? उसने कुछ दिन और जांच की, दूसरे प्रोजेक्ट्स भी देखे। एक पैटर्न नजर आया। मटीरियल की कीमत बढ़ाकर दिखाई जाती थी और असल में सस्ता या कम मात्रा में खरीदा जाता था। इससे बचा हुआ पैसा कहीं और चला जाता था। यह काला धन था। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। यह सिर्फ एम्बेजलमेंट नहीं था, यह घटिया निर्माण था। हजारों लोगों के रहने वाले अपार्टमेंट्स को घटिया तरीके से बनाया जा रहा था। अब क्या करूं? वह रात भर सोचता रहा। क्या रिपोर्ट करूं? लेकिन किसे? टेक्निकल हेड तो पहले से ही जानता लगता था, तो फिर पिताजी को? रोहन हिचकिचाया। क्या विक्रम को पता होगा? आखिरकार रोहन ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड, मटेरियल खरीद के बिल, सब कुछ कॉपी करके अपने लैपटॉप में सेव कर लिया। एक दिन टेक्निकल हेड ने रोहन को बुलाया। सर, साइट पर एक समस्या है। क्या समस्या? नींव का काम डिजाइन के मुताबिक नहीं है। यह खतरनाक हो सकता है। हेड का चेहरा सख्त हो गया। सच कहूं तो यह मेरे हाथ में नहीं है। मुझे भी ऊपर से आदेश मिला है। ऊपर से? हाँ, हम जैसे लोग इतने बड़े फैसले नहीं ले सकते। रोहन अपनी सीट पर वापस आ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उस रात रोहन ने सारे सबूत जमा कर लिए। उन्हें एक फाइल बनाकर यूएसबी में सेव किया और क्लाउड पर भी बैकअप ले लिया। फिर उसने एक छोटी सी रिपोर्ट लिखी। राठौर ग्रुप टाउनशिप प्रोजेक्ट, घटिया निर्माण का संदेह। अगर यह सामने आया तो कंपनी को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो लोग घटिया अपार्टमेंट्स में रहेंगे। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। रोहन ने फैसला कर लिया। अगली सुबह रोहन चेयरमैन के ऑफिस की तरफ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नॉक करने ही वाला था कि अंदर से आवाज आई। टाउनशिप प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है ना? विक्रम की आवाज थी और जवाब देने वाली आवाज थी, जी चेयरमैन साहब, सब प्लान के मुताबिक है। उसका चचेरा भाई करण। रोहन दरवाजे पर ही जम गया। पिताजी जानते हैं? नहीं, उन्होंने ही आदेश दिया है। रोहन मुड़कर बाहर आ गया। लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। पार्किंग में आकर वह कार में बैठ गया। स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कंपनी के लिए चुप रहे या सच सामने लाए। बस गाड़ी स्टार्ट की ओर चला गया। कहाँ जा रहा है उसे भी नहीं पता था। बस गाड़ी चलाता रहा। शाम तक रोहन समुद्र किनारे पहुंच गया। 3 दिन तक रोहन से कोई संपर्क नहीं हो पाया। चौथे दिन सुबह रोहन वापस आया। चेहरा मुरझाया हुआ था। कहाँ थे? विक्रम ने पूछा। कुछ सोच रहा था। रोहन ने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन रोहन काम पर गया। अभी तक खाली पड़े ऑफिस में उसने अकेले अपना कंप्यूटर ऑन किया, यूएसबी निकाली। हाथ कांप रहे थे। उसने रिपोर्ट करने का फैसला किया था। पिताजी को नहीं, बल्कि बाहर। उसने सरकारी जांच एजेंसी में गुमनाम तरीके से शिकायत करने का फैसला किया था। सुबह 10 बजे रोहन अपनी सीट से उठा। बाहर एक मीटिंग है। पार्किंग में जाकर वह कार में बैठ गया। इग्निशन ऑन किया। स्टीयरिंग पकड़े हुए हाथों में पसीना आ रहा था और गाड़ी बढ़ा दी। वह बांद्रा वर्ली सी लिंक पार कर रहा था। तभी अचानक सामने वाली कार ने जोर कर रहा था से ब्रेक लगाए। रोहन ने ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक नहीं लगे। पेडल पूरा नीचे चला गया। यह क्या? घबराकर उसने फिर से ब्रेक दबाए। कोई फायदा नहीं हुआ। कार आगे बढ़ती रही। उसने स्टीयरिंग घुमाया, तेजी से लेन बदलने की कोशिश की, लेकिन बगल से एक ट्रक आ रहा था। कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर से कार घूमने लगी। उसे पुल की रेलिंग दिखी। खटाक! कार रेलिंग से टकरा गई। पुरानी रेलिंग टूटकर गिर गई। कार हवा में उछल गई। उस छोटे से पल में रोहन के दिमाग में कई तस्वीरें घूम गईं। अंजलि का हंसता हुआ चेहरा। माफ करना अंजलि। कार पानी में गिर गई। पानी का एक बड़ा फव्वारा उठा। समुद्र का पानी कार के अंदर आने लगा। रोहन ने सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। पानी सीने तक आ गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। होश धुंधलाने लगा और फिर अंधेरा छा गया। हादसे की सूचना 10 मिनट बाद मिली। 1 घंटे बाद कार को बाहर निकाला गया। रोहन ड्राइवर सीट पर ही बैठा था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रोहन की मौत हो चुकी थी। वह 29 साल का था। राठौर ग्रुप के हेड ऑफिस में हड़कंप मच गया।
विक्रम को चेयरमैन ऑफिस में खबर मिली। सेक्रेटरी ने कांपती आवाज में बताया। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? उनकी मौत हो गई। विक्रम वहीं गिर पड़े। पैरों ने साथ छोड़ दिया। मेरा बेटा मर गया, यह सच नहीं लग रहा था। वह अस्पताल भागे। मुर्दा घर में सफेद चादर से ढका एक शरीर। चादर हटाई तो रोहन का चेहरा दिखा। शांत चेहरा था। रोहन? विक्रम की आवाज कांप रही थी। पुलिस ने जांच शुरू की। ब्रेक सिस्टम में कुछ गड़बड़ थी। ब्रेक फ्लूइड लीक हो रहा था, इसलिए ब्रेक नहीं लगे। पुलिस इसे एक साधारण हादसा मानकर केस बंद करने वाली थी, लेकिन भतीजा करण सामने आया। ताऊजी, मैं सब संभाल लूंगा। चालाक और महत्वाकांक्षी करण ने पुलिस से संपर्क किया। इस हादसे को अगर आप शांति से निपटा दें तो मेहरबानी होगी। पुलिस ने करण की आंखों में देखा और सिर हिला दिया। हादसे को एक साधारण मामला बताकर बंद कर दिया गया। रोहन का लैपटॉप और यूएसबी पुलिस ने जब्त कर लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वे करण के हाथ में आ गए। करण ने यूएसबी को कंप्यूटर में लगाया, फाइलें खोलीं। टाउनशिप प्रोजेक्ट के सारे सबूत भरे हुए थे। तो यह तुम्हारे पास था। करण के होंठों पर एक मुस्कान आई। उसने यूएसबी निकालकर दराज में रख दी और लैपटॉप को फॉर्मेट कर दिया। अंतिम संस्कार शांति से हुआ। विक्रम पूरे समय एक खोए हुए इंसान की तरह बैठे रहे। करण ने अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारियां निभाईं। डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई। वारिस के बिना कंपनी कैसे चलेगी? करण चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। यह एक मौका था। रोहन के जाने के बाद वारिस की कुर्सी खाली थी और करण तैयार था। रोहन को गुजरे हुए 9 साल हो चुके थे। बेटे की खाली जगह वक्त के साथ भी नहीं भर पाई। लेकिन उस बारिश वाले दिन स्मारक उद्यान में उस लड़के से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। घर लौटकर विक्रम अपने स्टडी रूम में बंद हो गए। डेस्क पर भीगी हुई चिट्ठी रखी थी। पापा, आपकी बहुत याद आती है। आरव। विक्रम ने फोन उठाया। सेक्रेटरी को फोन किया। एक आदमी को ढूंढना है। अंजलि। 12 साल पहले मैंने तुम्हें जिसके बारे में काम दिया था। 2 दिन बाद सेक्रेटरी रिपोर्ट लेकर आया। अंजलि जी मिल गई हैं। अंजलि, 37 साल, अभी दिल्ली के एक इलाके में रहती है। पेशा, एक अस्पताल में आर्ट थेरेपिस्ट। अविवाहित, एक बच्चा। विक्रम की नजरें उस शब्द पर रुक गईं। बच्चा है? जी। एक बेटा है। नाम आरव। 11 साल का है। 11 साल, हिसाब सही बैठ रहा था। पिता का नाम दर्ज नहीं है। सेक्रेटरी ने कुछ तस्वीरें आगे बढ़ाईं। अंजलि की तस्वीरें थीं और उसके बगल में उस लड़के की तस्वीर। विक्रम के हाथ रुक गए। कोई शक नहीं था, यह वही लड़का था जिसे उन्होंने स्मारक उद्यान में देखा था। रोहन जब उस उम्र का था तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। पता मालूम किया? जी, दिल्ली के एक इलाके का है। सेक्रेटरी के जाने के बाद विक्रम अकेले रह गए। आरव, क्या यह रोहन का बेटा है? नहीं, यह यकीन था। 1 हफ्ते बाद विक्रम दिल्ली गए। खुद गाड़ी चलाई। एक पुरानी 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। पेंट उखड़ा हुआ था, सीढ़ियां चरमरा रही थीं। विक्रम कार में बैठे इमारत को देखते रहे। दूसरी मंजिल की खिड़की पर रोशनी थी। वहां अंजलि और आरव रहते हैं। काफी देर तक वह वैसे ही बैठे रहे। कार से उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी इमारत का दरवाजा खुला। अंजलि बाहर आई। अंजलि 12 साल पहले से काफी दुबली हो गई थी। बालों में कुछ सफेद लटें थीं और चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी चाल में अभी भी एक मजबूती थी। विक्रम ने अंजलि को एक दुकान की तरफ जाते देखा, दूध और ब्रेड लेकर लौटते हुए। एक साधारण नजारा। अंजलि इमारत के अंदर चली गई। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। वहां मेरा पोता पल रहा है, मेरी जानकारी के बिना। घर लौटते वक्त विक्रम फिर से स्मारक उद्यान गए। रोहन की कब्र पर घुटनों के बल बैठ गए। रोहन, पापा ने पोते को ढूंढ लिया है। आवाज कांप रही थी। मेरा बेटा है, तुम्हारे जैसा दिखने वाला बच्चा। आरव नाम है उसका। पापा ने गलती की, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। देर हो गई है, लेकिन पापा अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। विक्रम स्मारक उद्यान से बाहर निकले। एक अरसे बाद यह एहसास हुआ था, मकसद का एहसास। कार में बैठकर फोन निकाला। एक बड़े अस्पताल के डायरेक्टर
अपने पुराने दोस्त को फोन किया। एक डीएनए टेस्ट करवाना है। चुपचाप हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन किसका, वह बाद में बताऊंगा। फोन रखकर विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट की। अब पक्का करना था। करण बहुत तेज दिमाग का आदमी था। राठौर ग्रुप के मैनेजमेंट प्लानिंग का डायरेक्टर होते हुए वह कंपनी की हर हरकत पर नजर रखता था, खासकर विक्रम की। हाल के कुछ दिनों से विक्रम का व्यवहार अजीब था। सेक्रेटरी ने बताया, चेयरमैन साहब किसी को ढूंढा रहे हैं। अंजलि नाम की एक महिला है। अंजलि? करण की आंखें सिकुड़ गईं। रोहन सर पहले उनसे मिलते थे। करण के हाथ रुक गए। अचानक उन्हें क्यों? पता नहीं। उनका पता भी निकलवा लिया है। उस महिला का एक बच्चा भी है, एक बेटा। 11 साल का है। 11 साल। करण ने तेजी से हिसाब लगाया। कहीं वह बच्चा? करण का चेहरा सख्त हो गया। 2 दिन बाद करण को आरव की तस्वीर मिली। स्कूल की वेबसाइट से ली गई तस्वीर थी। धुंधली थी, लेकिन चेहरा पहचाना जा सकता था। करण ने तस्वीर देखते ही पहचान लिया। वह रोहन था। लानत है। एक गाली निकली। रोहन का बेटा है, एक छिपा हुआ पोता था, और विक्रम ने उसे ढूंढ लिया है। करण का दिमाग तेजी से घूमने लगा। अगर विक्रम ने उस बच्चे को पोता मान लिया तो वारिस का पूरा खेल बदल जाएगा। करण ने पिछले 9 सालों में जो कुछ भी बनाया था, सब कुछ खाक में मिल सकता था। कुछ करना होगा, इससे पहले कि विक्रम उस बच्चे को अपनाए। करण ने अतीत खंगाला। रोहन के हादसे का रिकॉर्ड। 9 साल पहले रोहन का पुल से गिरकर मरना। यह मामला करण ने ही संभाला था। उसने उस वक्त के जांच अधिकारी को ढूंढा। 9 साल पहले की बात याद है? राठौर ग्रुप के वारिस का हादसा। अधिकारी का चेहरा सख्त हो गया। उस वक्त के सारे रिकॉर्ड नष्ट हो गए थे ना? हाँ, तुमने ही तो कहा था। लेकिन अधिकारी की आंखों में एक हिचकिचाहट थी। कार की सर्विस का रिकॉर्ड बचा होगा, सर्विस सेंटर में। 2 दिन बाद करण उस सर्विस सेंटर पर था। रात का वक्त था। उसने पुरानी फाइलों की अलमारी खंगाली। 9 साल पहले का रिकॉर्ड मिल गया। रोहन की कार का सर्विस रिकॉर्ड। हादसे से 1 हफ्ता पहले सर्विस हुई थी और ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हादसे के दिन अचानक ब्रेक फेल हो गए। यह तो किसी को भी शक होगा। करण ने कागजात फाड़ दिए, लेकिन यह काफी नहीं था। करण ने एक पत्रकार दोस्त को फोन किया। एक मजेदार कहानी सुनाऊं? राठौर ग्रुप का चेयरमैन आजकल एक अजीब औरत से मिल रहा है। औरत? हाँ, एक अविवाहित मां। 12 साल पहले चेयरमैन के बेटे से उसका अफेयर था, अब अचानक सामने आ गई है। तो इसमें क्या है? उसका एक बेटा है और उम्र बिल्कुल सही बैठ रही है। कुछ अजीब नहीं लग रहा? कुछ दिनों बाद एक छोटी सी खबर छपी, एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर। राठौर ग्रुप के चेयरमैन एक रहस्यमयी महिला से मिल रहे हैं। अविवाहित मां का दावा। क्या है सच्चाई? खबर सीधी नहीं थी, लेकिन शक पैदा करने के लिए काफी थी। कमेंट्स आने लगे, पैसे के लिए आई होगी। आजकल ऐसे धोखे बहुत हो रहे हैं। करण के चेहरे पर संतोष का भाव था। करण ने कंपनी के अंदर भी अफवाह फैलाई। आजकल चेयरमैन साहब की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अजीब अजीब लोगों से मिल रहे हैं। डायरेक्टर्स के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। बोर्ड मीटिंग में एक डायरेक्टर ने कहा, चेयरमैन साहब, आजकल आपकी सेहत कैसी है? विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। क्या मतलब? नहीं, बस कह रहा था कि ज्यादा काम न करें। करण चुपचाप बैठा था। डीएनए टेस्ट का नतीजा 1 हफ्ते बाद आया। विक्रम खुद अस्पताल के डायरेक्टर के ऑफिस गए। नतीजा आ गया? हाँ। डायरेक्टर ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे लिफाफा खोला, कागज निकाला। सबसे नीचे नतीजा साफ लिखा था, पिता पुत्र संबंध की संभावना 99.99%। 99%। विक्रम के हाथ से कागज गिर गया। वह पोता था। आरव सच में रोहन का बेटा था। सीना भर आया। खुशी और दुख एक साथ उमड़ आए। आंसू बहने लगे। रोहन, वह धीरे से बड़बड़ाए, मैंने अपने बेटे को ढूंढ लिया। वह सच में मेरा बेटा है। काफी देर तक वह वैसे ही बैठे रहे। कागज फिर से उठाकर बार बार पढ़ा, नंबरों को बार बार देखा। 99.99%। कोई शक नहीं था। उस शाम विक्रम स्टडी रूम में अकेले बैठे थे। डेस्क पर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट रखी थी। बगल में रोहन की तस्वीर।
उन्होंने दराज खोली। रोहन का सामान रखा था, घड़ी, बटुआ और फोन। विक्रम ने उसे उठाया। अचानक एक ख्याल आया, क्या रोहन ने मरने से पहले कुछ छोड़ा होगा? विक्रम ने चार्जर ढूंढा, फोन को चार्जर में लगाया। 10 मिनट बाद स्क्रीन ऑन हुई। पुरानी स्क्रीन। पासवर्ड डालना था। विक्रम ने कुछ कोशिशें की। रोहन का जन्मदिन, विक्रम का जन्मदिन, सब गलत थे। फिर अचानक याद आया, रोहन और अंजलि जिस दिन मिले थे, लगातार कोशिश करता रहा और आखिरकार 15 अप्रैल खुल गया। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। होम स्क्रीन पर अंजलि और रोहन एक साथ हंस रहे थे। एक बार फिर सीना भर आया। विक्रम कोई सुराग ढूंढने के लिए फाइलें खंगालने लगे। नोट्स में एक अजीब फाइल थी, टाउनशिप प्रोजेक्ट नाम से। उसे खोला, नंबर और हिसाब किताब लिखा था। घटिया निर्माण, लागत में कटौती, काला धन बनाना, ये शब्द दिखे। और आखिरी लाइन, हेड का आदेश। लेकिन लगता है ऊपर से आया है, जांच की जरूरत है। करण भाई पर शक है। करण। विक्रम की सांसें रुक गईं। विक्रम ने तेजी से दूसरी फाइलें देखीं। फोटो फोल्डर में दस्तावेजों की तस्वीरें थीं, ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड, मटेरियल खरीद के बिल, सब रोहन के खींचे हुए सबूत थे। और आखिरी तस्वीर, तारीख लिखी थी, रोहन के मरने से एक दिन पहले। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। फोन को कसकर पकड़ लिया। रोहन जानता था करण के घोटाले के बारे में और वह इसे सामने लाना चाहता था। लेकिन रोहन मर गया। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं वह हादसा नहीं था। विक्रम ने सेक्रेटरी को फोन किया। 9 साल पहले रोहन के हादसे का सारा रिकॉर्ड ढूंढो। चेयरमैन साहब, वह तो नष्ट हो गया है। नष्ट? किसने किया? करण सर ने ही संभाला था। फोन रखकर विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। करण ने रिकॉर्ड नष्ट कर दिए। क्यों? क्या कुछ छिपाना था? बेटे ने अपनी जान पर खेलकर यह सबूत इकट्ठा किया था, कंपनी के घोटाले को, करण के जुर्म को सामने लाने के लिए, और शायद इसी की कीमत में अपनी जान गुवाई। रोहन। आवाज कांप रही थी। पापा को पता नहीं था। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। जांच करनी थी, पूरी तरह से। क्या रोहन की मौत सच में एक हादसा थी या हत्या? और अगर हत्या थी? विक्रम की आंखें ठंडी हो गईं। वह माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। बोर्ड मीटिंग सोमवार सुबह बुलाई गई। बस एक इमरजेंसी मीटिंग की सूचना थी। डायरेक्टर्स एक एक करके मीटिंग रूम में जमा हुए। करण भी आया, लेकिन विक्रम का चेहरा देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। विक्रम की आंखों में कुछ अलग था, ठंडी और तेज। बैठा। जाइए, विक्रम ने कहा। आवाज गहरी थी। आज यह इमरजेंसी मीटिंग एक बहुत गंभीर मामले के लिए बुलाई गई है। विक्रम ने फाइलों का एक बंडल मेज पर रखा। डायरेक्टर करण सिंह पर लगे एम्बेजलमेंट, धोखाधड़ी और हत्या की साजिश के आरोपों पर चर्चा करने के लिए। मीटिंग रूम में हलचल मच गई। करण का चेहरा सफेद पड़ गया। ताऊ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? विक्रम ने रिमोट दबाया। स्क्रीन पर डेटा आ गया। 9 साल पहले टाउनशिप प्रोजेक्ट में लागत में गलत तरीके से कटौती की गई और बचा हुआ पैसा निकाल लिया गया। इस घोटाले का मास्टरमाइंड डायरेक्टर करण सिंह है। करण उठ खड़ा हुआ। ताऊ जी, यह कोई गलतफहमी है। बैठो। विक्रम की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। और भी है। 9 साल पहले रोहन ने इस घोटाले का पता लगा लिया था। वह सबूत इकट्ठा कर रहा था। स्क्रीन बदली। रोहन के लैपटॉप से रिकवर की गई फाइलें थीं, लेकिन रोहन मर गया। ब्रेक फेल बताया गया। विक्रम ने अगला डेटा दिखाया। हादसे से 1 हफ्ता पहले रोहन की कार की सर्विस हुई थी। सब कुछ ठीक था। फिर अचानक ब्रेक कैसे फेल हो गए? अजीब नहीं है? और अजीब बात यह है कि हादसे का सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया गया। किसने किया? डायरेक्टर करण सिंह ने। करण के चेहरे से पसीना बहने लगा। ताऊ जी, वह तो कंपनी की इमेज के लिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मेरे बेटे की मौत को कंपनी की इमेज का मामला बनाने की? कमीने। विक्रम की आवाज कांप रही थी। मैंने एक्सपर्ट्स को लगाकर दोबारा जांच करवाई। नतीजा साफ है। ब्रेक के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। किसी ने ब्रेक फ्लूइड निकाल दिया था। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर करण सिंह, क्या यह तुमने किया? करण ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। विक्रम ने मेज पर हाथ मारा।
तुम्हारे बैंक अकाउंट की जांच की गई है। हादसे के तुरंत बाद एक फर्जी कंपनी के जरिए 50 लाख रुपए किसी को भेजे गए थे। वह कौन है? करण जवाब नहीं दे सका। उस आदमी को ढूंढ लिया गया है। वह रोहन की कार का मैकेनिक था। अभी विदेश भाग गया है, लेकिन जल्द ही पकड़ा जाएगा। विक्रम ने फाइलें करण के सामने फेंकी। अब मानोगे कि तुमने मेरे बेटे को मारा है? करण ने चुपचाप सिर झुका लिया। खामोशी छा गई। वोटिंग होगी। डायरेक्टर करण सिंह को तुरंत पद से हटाने और पुलिस में शिकायत दर्ज करने के प्रस्ताव पर। डायरेक्टर्स के हाथ एक एक करके उठे। प्रस्ताव पास हुआ। करण, तुम बर्खास्त हो। अभी निकलो। करण धीरे धीरे उठा। ताऊजी, करण मुड़कर चिल्लाया, घुटनों पर गिर गया। प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम ने ठंडी नजरों से उसे देखा। कुछ भी? जी। तो मेरे बेटे को जिंदा करो। करण का मुंह खुला का खुला रह गया। नहीं कर सकते है ना? मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। विक्रम ने करण के कान में धीरे से कहा। जेल में मेरे बेटे के बारे में सोचते हुए सड़ना। मैं तुम्हारी जिंदगी भी जेल में आसान नहीं होने दूंगा। हर रात तुम्हारे सपने में रोहन का चेहरा आएगा। मैं ऐसा करवाऊंगा। करण कांपने लगा। और तुम्हारे परिवार की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। विक्रम सीधे हुए। निकलो। 2 सिक्योरिटी गार्ड आए और करण को खींचकर बाहर ले गए। मीटिंग खत्म हुई। विक्रम अकेले रह गए। कुर्सी पर बैठे काफी देर तक बदला ले लिया। बेटे के कातिल को सजा दिला दी, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला, क्योंकि रोहन वापस नहीं आने वाला था। कुछ दिनों बाद विक्रम दिल्ली गए। उसी पुरानी 2 मंजिला इमारत के सामने विक्रम कार से उतरे, सीढ़ियां चढ़ीं, दूसरी मंजिल के दरवाजे के सामने खड़े हुए। काफी देर तक खड़े रहे। हिम्मत नहीं हो रही थी। दरवाजे की घंटी बजाने में 5 मिनट लग गए। डिंग डोंग। दरवाजा खुला। अंजलि थी। 12 साल बाद अंजलि बहुत बदल गई थी। चेहरा दुबला, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे। अंजलि विक्रम को देखकर जम गई। चेहरा सफेद पड़ गया। चेयरमैन साहब। आवाज कांप रही थी। क्या थोड़ी देर बात हो सकती है? अंजलि हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने दरवाजा खोल दिया। एक छोटा सा लिविंग रूम, विक्रम के ऑफिस के बाथरूम से भी छोटा। पुराना सोफा, छोटी सी मेज, दीवार पर आरव की बनाई पेंटिंग्स भरी हुई थीं। आरव भी था, स्कूल से लौटा ही था। यूनिफॉर्म पहने लड़का विक्रम को देखकर जम गया। आरव, तुम कमरे में जाओ। अंजलि की आवाज कांप रही थी। आरव धीरे धीरे कमरे में चला गया, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। दरार से अपनी मां को देख रहा था। विक्रम और अंजलि अकेले रह गए। विक्रम खड़े रहे और धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गए। 66 साल की जिंदगी में वह किसी के सामने नहीं झुके थे। चेयरमैन साहब, उठिए, प्लीज प्लीज, ऐसे ही मेरी बात सुन लो। विक्रम की आवाज कांप रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जो किया उसकी माफी मांगने आया हूं। अंजलि भी रोने लगी। तुम और रोहन, प्यार करने वाले 2 लोगों को मैंने अलग कर दिया। तुम्हारे माता पिता की जिंदगी भर की मेहनत, उनका कम्युनिटी सेंटर मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने गलती की। मैं घमंडी था। विक्रम ने दोनों हाथ जमीन पर रखकर सिर झुका लिया। और उसकी कीमत में मैंने अपने बेटे को खो दिया। तुमसे अलग होने के बाद रोहन कभी हंसा नहीं। अंजलि गिरकर रोने लगी। और रोहन ने कंपनी में एक घोटाले का पता लगाया था, लेकिन मेरे भतीजे ने उसे मार डाला। अंजलि ने हाथ से मुंह ढक लिया। रोहन की मौत हादसा नहीं थी, हत्या थी। अगर मैंने अपने बेटे की बात सुनी होती तो रोहन आज जिंदा होता। विक्रम ने सिर उठाया। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। और मुझे पता नहीं था कि तुम अकेले एक बच्चे को जन्म देकर पाल रही हो, कि मेरा पोता इस दुनिया में है। विक्रम ने कांपते हाथ से सीना पकड़ा। मैंने आरव को स्मारक उद्यान में देखा। अंजलि रो पड़ी। विक्रम ने फिर से माथा जमीन पर टिका दिया। कितना मुश्किल रहा होगा, कितनी अकेली रही होगी। जब बच्चा पापा के बारे में पूछता होगा तो तुम्हारा दिल कितना दुखता होगा। अंजलि जोर जोर से रोने लगी। रुके हुए आंसू बह निकले। प्लीज प्लीज, मुझे माफ कर दो। इस बूढ़े को एक मौका दो। बहुत देर हो गई है, लेकिन अब मुझे अपने पोते को जानने का मौका दो, प्लीज। आरव के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला। लड़का बाहर आया। आंखें लाल थीं। उसने अपनी माँ और दादा की बातें सुन ली थीं। दादाजी,
एक धीमी आवाज। विक्रम ने सिर उठाया। पोते से नजरें मिलीं। आरव धीरे धीरे पास आया और विक्रम के सामने खड़ा हो गया। क्या आप मेरे पापा के पापा हैं? हाँ बेटा। पापा कैसे थे? माँ कभी नहीं बताती। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। एक बहुत अच्छा इंसान था। तुम्हारी तरह उसकी आंखें भी बहुत सुंदर थीं और वह पेंटिंग भी अच्छी करता था। वह लोगों से प्यार करता था और इंसाफ पसंद था। आरव की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या पापा को पता था कि मैं हूं? नहीं पता होगा बेटा। अगर पता होता तो वह तुम्हें जरूर गले लगाता। आरव ने होंठ काट लिए। मुझे पापा की याद आती है। मुझे भी बेटा। दादाजी को भी बहुत याद आती है। विक्रम ने कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। आरव ने वह हाथ पकड़ लिया। एक छोटा गर्म हाथ। आरव, दादाजी ने बहुत देर कर दी। मुझे सच में माफ कर दो। क्या मैं अब तुम्हारे पास रह सकता हूं? आरव ने सिर हिलाया और विक्रम के गले लग गया। विक्रम ने पोते को कसकर गले लगा लिया। आरव का छोटा सा शरीर कांप रहा था। आपसे पापा जैसी खुशबू आ रही है। क्या? हाँ। मैंने हमेशा सोचा था कि पापा से कैसी खुशबू आती होगी, वैसी ही आ रही है। मुझे लगता है पापा भी इतने ही गर्मजोशी वाले होंगे। विक्रम जवाब नहीं दे सके, आंसुओं के कारण। बस पोते को कसकर गले लगाए साथ में रोते रहे। अंजलि भी रोते हुए दोनों को देख रही थी। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। बसंत की गर्म धूप। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपका दिन शुभ हो।